नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आखिर 6वीं अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे लद्दाख के लोगों को अब अनुच्छेद 370 की याद क्यों सता रही है? क्या आरएसएस और बीजेपी ने दशकों तक अनुच्छेद 370 को लेकर देश को गुमराह किया? क्या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का असल मकसद कॉरपोरेट कंपनियों को जल, जंगल और जमीन की खुली लूट की छूट देना था? क्या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होने के पहले से ही बाहरियों के जमीन खरीद पर रोक थी? क्या देशद्रोही बताकर की गई सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। 24 सितंबर को हिंसा हुई। लेह में बीजेपी का दफ्तर फूंक डाला पड़ा और वहां पर लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे। ये जम्मू कश्मीर का वो नक्शा, लद्दाख आप देख रहे हैं यहाँ पर है। एक तरफ पीओके है, दूसरी तरफ चीन है। बेहद संवेदनशील इलाका है और अनुच्छेद 370 के पूरे मसले पर बात करने से पहले वहाँ का ताज़ा हाल हम पहले जान लेते हैं। तो 24 सितंबर को किस तरह से हिंसा हुई उसकी तमाम तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी और सोनम वांगचुक जो वहाँ के एक बड़े नेता हैं वो 26 तारीख को गिरफ्तार कर लिए गए। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 नौजवानों की मौत हुई थी 24 को और 90 लोग घायल हुए, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं। भीड़ ने बीजेपी का दफ्तर फूंका था, जैसा मैंने बताया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर, यानी ख़ास तौर पर 6वीं अनुसूची और पूर्ण राज्य के मुद्दे पर 15 दिन से सोनम वांगचुक, पर्यावरणविद है मशहूर, वो अनशन कर रहे थे अपने तमाम साथियों के साथ। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन पर विदेशी शक्तियों के हाथों खेलने का भी आरोप लगाया गया है। सोनम वांगचुक अपने आविष्कारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने के अपने वायदे से इसलिए मुकरी है कि वो लद्दाख को कॉरपोरेट लूट का अड्डा बनाना चाहती है। जाहिर है सोनम की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध हो रहा है इस समय। क्या इसका नतीजा हुआ है ये आप देखें। लेह एपेक्स बॉडी जो LAB है, उसने 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता का बहिष्कार कर दिया है और इसके अलावा 24 सितंबर को सुरक्षा बलों ने बिना चेतावनी गोलीबारी की। इसकी न्यायिक जांच हो, ये भी LAB ने मांग की है। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, लद्दाख के लोगों को देशद्रोही और पाकिस्तान के हाथ का खिलौना कहने के लिए केंद्र माफ़ी मांगे, ये भी कहा जा रहा। ये वही लद्दाख है जिसने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते हुए राज्य को 2 हिस्सों में बांटे जाने पर जश्न मनाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब वे छला हुआ महसूस कर रहे हैं और अनुच्छेद 370 के तहत इस आदिवासी क्षेत्र के जल, जंगल और ज़मीन को मिली सुरक्षा उन्हें याद आ रही है। लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB के सह अध्यक्ष और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के चीफ चेरिंग दोरजे लकरूक ने संदर्भ में जो कहा है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा, हम अनुच्छेद 370 को कोसते थे लेकिन ये ज़मीन और आजीविका की सुरक्षा का ढाल था। अनुच्छेद 370 के रहते जम्मू कश्मीर के लोग भी यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। अब पूरा भारत लद्दाख में ज़मीन खरीद रहा है। बड़े होटल चेन आ रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका छिन रही है। चेरिंग दोरजे का यह बयान बताता है कि अनुच्छेद 370 को लेकर आरएसएस और बीजेपी ने देश को किस कदर गुमराह किया। इसके लिए आज़ादी के आंदोलन के महानायक जवाहरलाल नेहरू को लगातार कोसा गया। कहा गया कि अनुच्छेद 370 के तहत भारत के लोग वहां ज़मीन नहीं खरीद सकते, यानी वो भारत का हिस्सा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी ने इसे मुस्लिमों के तुष्टीकरण के रूप में प्रचारित किया, जबकि ये जम्मू के हिंदू बहुल और लद्दाख के बौद्ध बहुल इलाके पर भी उसी तरह लागू था। और सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 370 ने ज़मीन बाहरी लोगों के खरीद पर रोक नहीं लगाई थी, बल्कि यह कानून तो पहले से ही लागू था। जी हाँ, थोड़ा पीछे चलिए। राजा हरि सिंह जो आज़ादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा थे और नहीं चाहते थे
कि भारत में वो विलय करें तुरंत, वो स्वतंत्र एक देश बनाना चाहते थे। बहरहाल जब कबायली हमला हुआ तो इन्हें समझ में आया कि मामला गड़बड़ है, तब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बहरहाल बाहरी लोग ज़मीन ना खरीद पाए, इसका जो कानून है ये 1938 में बना था। इसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट 1938। इस आधार पर वहाँ पर बाहरी लोगों के ज़मीन खरीदने पर पहले से ही रोक लग गई थी, यानी अनुच्छेद 370 से पहले। इस एक्ट का उद्देश्य था कि स्थानीय निवासियों की ज़मीन को बाहरी लोगों के हवाले होने से रोका जाए। ये एक बड़ा एक अंदेशा था कि बाहरी लोग इस खूबसूरत राज्य में ज़मीन खरीदेंगे, यहाँ का पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अनुच्छेद 1950 में भूमि सुधार के लिए लाए गए बिग लैंडेड एस्टेट्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से भी इस प्रतिबंध को मजबूत किया गया। यानी जब आज़ादी मिली, कानून बना, तो अनुच्छेद 370 ने दरअसल ये अधिकार दिया था राज्य को ऐसा करने का, और राजा हरि सिंह इसी शर्त पर विलय के लिए तैयार हुए थे। यानी एक सीमांत और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील राज्य की सुरक्षा के लिए अपनाए गए संवैधानिक उपाय को सांप्रदायिक प्रश्न बना दिया गया। देश भर में इसी रूप में इसे प्रचारित किया गया। ये भी कहा गया कि ये सब नेहरू का किया धरा है, सरदार पटेल के हाथ बाकी राज्य थे। अगर कश्मीर का मसला भी होता तो वहाँ ऐसी नौबत नहीं आती, यानी अनुच्छेद 370 नहीं लगता। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सरदार पटेल शुरू में जम्मू कश्मीर को सिरदर्द मानते थे और हैदराबाद के बदले ये राज्य वे पाकिस्तान को सौंपने के लिए तैयार थे। ये एक ऐसी हकीकत है जो इतिहास की किताबों में दर्ज है कि उन्होंने कहा था कि ये मसला सरदर्द है, इससे दूर रहो और हैदराबाद हमें मिल जाए, कश्मीर जाना हो तो जाए। लेकिन जब एक बार ये बात हो गई कि लेना है, जब वहाँ पर हमला हुआ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने जब हमला किया, तो फिर भारत की स्थिति बदली। सरदार पटेल ने भी इस बदलाव के साथ न सिर्फ कदम मिलाया बल्कि बढ़ चढ़ के अपनी जिम्मेदारी निभाई। कैसे? अनुच्छेद 370 जो उस समय संविधान सभा में ड्राफ्ट 306A के रूप में पेश हुआ 17 अक्टूबर 1949 को, उस समय सरदार पटेल ही संविधान सभा में थे। जवाहरलाल नेहरू आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका गए थे और पटेल ने नेहरू को 3 नवंबर 1949 को पत्र लिखकर सूचित किया कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अनुच्छेद 370 लागू करने के लिए मना लिया है। यानी कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर सवाल थे, वहाँ पर भी सरदार पटेल ने मनाया और संविधान सभा में भी सरदार पटेल ने अनुच्छेद 370 का सक्रिय रूप से समर्थन किया। लेकिन देश को ये बताया गया कि अनुच्छेद 370 सरदार पटेल नहीं चाहते थे, ये तो नेहरू जी चाहते थे और जम्मू कश्मीर का मसला उन्होंने उलझा दिया। हकीकत ये है कि नेहरू न सिर्फ इसलिए कि वे कश्मीरी थे, बल्कि सामरिक महत्व के कारण भी जम्मू कश्मीर को हर हाल में भारत के साथ रखना चाहते थे। आप जानते हैं कि उसके उस पार की चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, थोड़ा आगे ही अफगानिस्तान है, एक बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका था। इसके अलावा मुस्लिम बहुल कश्मीर का भारत के साथ आना पाकिस्तान को इस्लाम का परचम बताने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर भी एक कड़ा प्रहार था। इस काम में शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी का पूरा साथ दिया। नेहरू के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों से प्रभावित शेख अब्दुल्ला ने अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान के विरोध में खड़ा कर पाना नेहरू जी की बड़ी उपलब्धि थी। वैसे एक व्यक्ति और था जिसने संविधान सभा में अनुच्छेद 370 के लिए ताली बजाई थी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी उसे एकदम उलट ढंग से पेश करते हैं। वे कौन हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के नेता, संविधान सभा के सदस्य थे। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंगाल की सरकार में मंत्री थे और आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ गवर्नर को योजनाएं बनाकर पेश कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस लगातार इन्हें चुनौती देते थे। बहरहाल अब वे संविधान सभा में थे और पंडित नेहरू ने अतीत को भुलाकर उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी संविधान सभा में अनुच्छेद 370 का समर्थन किया था। उन्होंने इस मुद्दे पर नहीं बल्कि नेहरू लियाकत पैक्ट, जिसे 1950 का दिल्ली पैक्ट कहते हैं, उसके खिलाफ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। 8 अप्रैल 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच नई दिल्ली में एक पैक्ट पर साइन हुआ, यानी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अल्पसंख्यकों यानी भारत में मुसलमानों और पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। यह समझौता शरणार्थी संकट, संपत्ति की रक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों पर केंद्रित था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे पाकिस्तान के प्रति नरमी बताया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ध्यान रहे, अनुच्छेद 370 नहीं बल्कि दिल्ली पैक्ट के खिलाफ उन्होंने यानी मुखर्जी ने इस्तीफा दिया था। लेकिन उसके बाद वही हुआ जैसा राजनीति में होता है। आरएसएस ने 1951 में जब जनसंघ का गठन किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया और वे अनुच्छेद 370 का विरोध करने लगे। उन्होंने नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। यानी अनुच्छेद 370 के तहत दिए जा रहे विशेषाधिकारों का संविधान सभा में समर्थन करने वाले मुखर्जी अब उसका विरोध करने लगे। शुद्ध सियासत। बाद में उन्होंने बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश का आंदोलन चलाया। उनकी गिरफ्तारी 11 मई 1953 को हुई और 23 जून 1953 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं थी और फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था। पेंसिलिन का इंजेक्शन लगने से उनकी मौत हुई, जिससे उन्हें एलर्जी थी। लेकिन जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने प्रचारित किया कि उन्हें जेल में जहर दे दिया गया। देश भर में नारे लगाए गए, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। यानी ये लोग मानते थे कि अनुच्छेद 370 के रहते कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं था। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस नारे का खूब इस्तेमाल किया गया। यह बीजेपी का एक बड़ा वादा था जो उसने 2019 में पूरा भी कर दिया। लेकिन अब लद्दाख के लोगों को जिस तरह 370 याद आ रही है, उससे लगता है कि कैसे इस मुद्दे पर देश को गुमराह किया गया। वैसे सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, कई और राज्य हैं जहां बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। आप जानना चाहेंगे? ये देखिए, कई राज्य, नागालैंड, गैर आदिवासी या बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकते, केवल स्थानीय आदिवासी ही खरीद सकते हैं। वजह अनुच्छेद 371A, स्थानीय आदिवासी कानून। यानी 370 अगर जम्मू कश्मीर में था तो नागालैंड में 371A था। वैसे ही सिक्किम, यहां पर भी बाहरी लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते। औद्योगिक इकाइयों के लिए एक सीमित छूट दी जाती है। यहां पर अनुच्छेद 371F है। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर पे 370, यहां 371F। अब आइए अरुणाचल प्रदेश, यहां पर बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, सरकार की मंजूरी जरूरी है। यहां पर अनुच्छेद 371H है और इनर लाइन परमिट भी है, ILP। यही परमिट जो जम्मू कश्मीर में था और जिसको तोड़ते हुए मुखर्जी साहब वहां जाना चाहते थे, वो आज भी ILP अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। इसके अलावा मिजोरम, गैर आदिवासी क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण प्रतिबंधित है, केवल स्थानीय आदिवासी ही खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 371G, 6वीं अनुसूची भी यहाँ लागू है। यानी 371A, F, H, G सब लागू हैं। विरोध केवल 370 का हुआ। इसके अलावा मेघालय में यहाँ पर 6वीं अनुसूची है, बाहरी व्यक्ति खरीद नहीं सकते जमीन। हिमाचल प्रदेश में गैर कृषक बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, सरकार की मंजूरी से सीमित छूट मिल सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप जानते हैं कि बहुत छोटा आवासीय भूखंड बाहर के लोग खरीद सकते हैं, बाकी कृषि और जो बागवानी की भूमि है उसको खरीदा नहीं जा सकता। ये सब पहले से बने हुए कानून हैं। लेकिन बीजेपी को सिर्फ नज़र आया जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर वो सांप्रदायिक प्रश्न बना सकती थी, मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगा सकती थी। यही नहीं, इसके अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्य, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, जो उनके पहाड़ी इलाके हैं, हिल क्षेत्र, वहाँ 6ठी अनुसूची और ILP यानी इनर लाइन परमिट के प्रतिबंध लागू हैं। पर मुद्दा तो सिर्फ कश्मीर को बनाना था। 2 विधान, 2 निशान और परमिट का सवाल उठाने वाले बीजेपी को अन्य राज्यों में लागू इनर लाइन परमिट से कोई समस्या नहीं है।
खबर तो ये भी है कि मोदी सरकार ने नागालैंड में जो समझौता किया है उसमें अलग झंडे की बात भी स्वीकार कर ली है। हालांकि इस समझौते की केंद्र की ओर से घोषणा हुई, लेकिन फिर तमाम प्रावधानों पर चुप्पी साध ली गई। कई साल हो रहे हैं, इसका जो विस्तृत स्वरूप है वो सामने आया ही नहीं। बहरहाल लद्दाख के लोगों को अनुच्छेद 370 याद आने से साबित हो गया है कि राष्ट्र निर्माताओं में कितनी दूरंदेशी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने दावा किया था कि इतने धर्मों, भाषाओं, जातियों में बटा भारत अंग्रेजों के जाते ही टूट जाएगा। लेकिन आज़ादी के नायकों ने ऐसा लचीला संविधान बनाया जिसमें सबके लिए जगह थी, जहां सबको बराबर तो माना गया, लेकिन विशेष परिस्थिति के लिए विशेषाधिकार भी सुरक्षित किए गए। लेकिन इस दूरंदेशी को कमजोरी बताते हुए दशकों दशक झूठ फैलाया जाता रहा। सत्ता भी हासिल कर ली गई, लेकिन लद्दाख के उठे सवालों ने षड्यंत्र को बेपर्दा कर दिया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, उघरई अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। यानी वेश बदलकर छल करने वालों का कपट अंत में उजागर हो ही जाता है। जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत के लिए देवताओं के बीच छिपे राक्षस राहु का पता चल गया, या संजीवनी बूटी लाने गए हनुमान को रोकने के लिए साधु वेश में बैठा कालनेमी पहचान लिया गया, या भगवा धारण करके सीता हरण करने वाले रावण का भेद भी खुल गया। अनुच्छेद 370 की याद कर रहे लद्दाख के लोगों के आक्रोश में भगवा वेश में सत्ता हरण करने वालों का कपट भी उजागर हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.